वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही हुआ है पी ब्लॉक के तत्व, और आज के जो टॉपिक है वो है H2SO4 बनाने की संपर्क विधि को चित्र सहित समझाइए, है ना। या संपर्क प्रक्रम भी कहते हैं। इस चित्र को देखकर ही आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कठिन होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सरल यही है। तो मैं जो पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ, जिस छोटे छोटे बातों से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो एकदम कंप्लीट आपको समझ आ जाएगा संपर्क विधि का सिद्धांत एवं उसके विभिन्न क्रियाविधि। ओके, हमारा पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रही वो है सल्फर के यौगिक, है ना। हमारा चैप्टर चल रही पी ब्लॉक एलिमेंट। सल्फर के यौगिक में मैंने H2O का बनना समझाया आपको। आज का पॉइंट है H2SO4 का बनना, सल्फ्यूरिक अम्ल का बनना, है ना। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल विधि से चलेंगे, उसके बाद हम लोग संपर्क विधि में चलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल विधि में कुछ जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ, उसको छोटी छोटी बातों को आप समझना है ताकि आप बड़े बातों को सॉल्व कर सकें, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा H2SO4 की, सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि 1600 ईस्वी में जो वैलेंटाइन नामक वैज्ञानिक है ना, उस वैलेंटाइन नामक वैज्ञानिक ने हराकसीस मतलब FeSO4.7H2O, है ना। सर्वप्रथम 1600 ईस्वी में वैलेंटाइन ने हराकसीस को आसवन करके H2SO4 को प्राप्त किया था। इसीलिए इसको हम लोग कसीस का तेल भी कहते हैं, किसको, H2SO4। और ये रसायन का राजा है ना, याद रखेगा। ये इतना लंबा प्रक्रिया है H2SO4 के बनाने की, जो संपर्क विधि, वो इसलिए इसको रसायनों का राजा भी कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं कि H2SO4 बनाने की विधि। ओके, यही हम लोग पढ़ रहे हैं, H2SO4 बनाने की विधि। तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, सल्फर ट्राईऑक्साइड पर जल की क्रिया से। दूसरा पॉइंट, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड के मिलने से। और तीसरा पॉइंट आएगा आपका व्यावसायिक उत्पादन अर्थात संपर्क विधि, जो हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक है ना। चलिए, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये हमारे पास है SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड पर जल की क्रिया, H2O की क्रिया करवाते हैं। तो सीधी बात ये है, हाइड्रोजन है ये अपने पास, ठीक है, और ये SO3 है, 3 ऑक्सीजन है अपने पास, 1 ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगा और बनेगा H2SO4 कंप्लीट। ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है। ये पेपर में ऐसा पूछ जाता है कि कभी कभी सल्फर ट्राईऑक्साइड के द्वारा H2SO4 कैसे बनाते हैं, बस यही प्रक्रिया है ना। दूसरा देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, ये ट्राई है ना, ट्राई, यहाँ पर क्या है, डाई, तो SO2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड के मिलने से, परऑक्साइड मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 ये है अपने पास है। तो जब मिलता है तो H2, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो बनता है H2SO4। तो ये एकदम नॉर्मल तरीका, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग व्यावसायिक उत्पादन। यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आएगा कि H2SO4 बनाने की संपर्क विधि को समझाइए या व्यावसायिक उत्पादन विधि को समझाइए। क्लियर है। तो सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं, सिद्धांत में। सबसे पहला पॉइंट आता है सिद्धांत, है ना। तो सिद्धांत को हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद क्रियाविधि में चलेंगे। सिद्धांत में ये बताऊंगा कि कैसे बनता, क्या क्या बनता है ना। और विधि में वो बताया जाएगा आपको कि किस तरह से बनता है, ठीक है। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं, सिद्धांत क्या है, यहाँ से आप लोग एकदम अच्छे देखना शुरू कर दीजिएगा, है ना। सिद्धांत, तो सबसे पहले क्या होता है, सिद्धांत का पहला पॉइंट है कि सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण। सबसे पहले क्या किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, देखिए, सल्फर या आयरन पायराइटिस को, ये सल्फर हो गया और ये आयरन पायराइटिस, ये है FeS2, है ना। तो सल्फर या आयरन मतलब दोनों में इसके शेप को लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को SO2 बनाना है यार, और कुछ नहीं, है ना। तो सल्फर या आयरन पायराइटिस को वायु की अधिकता में जलाने पर, वायु की अधिकता में क्या करेंगे, इसको जलाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होगा, S+O2, तो SO2, ये तो एकदम सरल सी बात है। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से इसको ना बैलेंस कर रखी है, लेकिन आप लोग FeS2 से शुरू करोगे, O2 है ये, O2, ठीक है। इससे क्रिया कराओगे तो पहले ही देखिए, आयरन है, ये सल्फर है, आयरन है और ये ऑक्सीजन है। तो आयरन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो अपना ऑक्साइड बनाएगा ना, तो ये आयरन ऑक्साइड बनाएगा और ये सल्फर का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। सीधी बात ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर आयरन है, तो आयरन अपना ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर अपना ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर है। तो देखिए, आयरन बनाएगा क्या, आयरन ऑक्साइड। आप तो जानते हो Fe2O3, ये आयरन का ऑक्साइड है ना। और SO2 क्या है, सल्फर का ऑक्साइड, तो ये बनाएगा Fe2O3 बनाएगा और ये बनाएगा SO2 बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने अनुपरमाणु सामने में लगाई है वो इसको बैलेंस करने के लिए लगाई है। यहाँ पर बैलेंस करके दिखाता हूँ थोड़ा से।
आयरन कितना है 4 है, इधर आयरन है 2 दूने कितना है 4 है, ठीक है। सल्फर क्या है 4 दूने 8, 4 दूने 8, इधर देखिए तो सल्फर 8 इधर है ना। उसके बाद ऑक्सीजन क्या है 11 दूने 22, तीसरा ऑक्सीजन 3 दूने 6 और 8 दूने 16, 16 6 कितना हो गया 22 हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से ये ना, यह तो एक समीकरण लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट में चलते हैं। अब हमारे पास SO2 तो बन गया, SO2 तो बन गया ना। और इस बनने की प्रक्रिया को पूरा विधि में पढ़ेंगे हम लोग, संपर्क विधि में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी केवल सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना कि कैसा होता है। तो SO2 का SO3 में उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण, ये ऐसे बोल सकते हो SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ क्या होता है, अब SO2 बन गया ना हमारे पास, तो उत्प्रेरक V2O5, ये हमारे पास उत्प्रेरक है, ठीक है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, पेंटाऑक्साइड, क्लियर है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। उत्प्रेरक V2O5 या दूसरा उत्प्रेरक ले सकते हैं हम लोग प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस, प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस, इसका नाम तो आपको याद करना पड़ेगा, प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस। और इसका क्या नाम है आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, या तो V2O5 लिख दीजिए, सामने लोग क्या पता है इसका क्या नाम है ना। तो उत्प्रेरक V2O5 या PT एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में SO2 का SO3 में SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण होता है। यह एक उत्क्रमणीय और ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय मतलब जो दोनों दिशा में हो सकती है ना, याद रखिएगा। तो क्या बोला मैंने कि SO2 है, उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब क्या है, ऑक्सीजन का मिलना, सीधी बात, ये तो आपको पता ही है ना। तो ये जब क्रिया होती है तो ये क्या है, SO2 है क्या अपने पास, है ना। तो किसमें बढ़त हो जाता है, बोला है मैंने SO3। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की संख्या 2 2 4, यहाँ पर मेंटेनेंस करना पड़ेगा भैया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग 4 तो नहीं कर सकते क्योंकि 3 यहाँ पर पास है, 2 करेंगे तो 3 दूने 6 ही होगा यहाँ पर, है ना। तो 6 होगा। और इधर देखेंगे तो अब सल्फर 2 हो गया ना, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो 2 दूने 4, 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ पर उत्प्रेरक रखेंगे, है कि नहीं। और ये उत्क्रमणी याद रखिएगा, उत्क्रमणी मतलब दोनों दिशा में कर देते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये ऊष्मक्षेपी ही बताया मैंने, ऊष्मक्षेपी मतलब ऊष्मा निकलेगी यहाँ पर। तो ऊष्मा कितने मात्रा में निकलती है, लगभग लगभग, है ना, वो निकलती है -196 किलो जूल। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब तीसरा नंबर पॉइंट आता है सल्फर ट्राईऑक्साइड का अवशोषण, है ना। मतलब सीधी बात यह है कि अब जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है ना, उसका हम लोग H2SO4 के द्वारा क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे, है ना। तब क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त हो जाएगा ओलियम। क्या प्राप्त हो जाएगा, ओलियम, है ना। तो ओलियम का सूत्र क्या है, H2S2O7, H2S2O7। तो कई पर 97% भी लिखा होता है, तो कई जगह 98%। तो आप सोचोगे कि हमको H2SO4 ही बनाना है और H2SO4 का ही यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपको विधि में समझ आएगा आपको कि जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है ना, उनका क्रिया हम लोग करवाते हैं H2SO4 के साथ। ये आपको समझ जाना है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि सल्फर ट्राईऑक्साइड का 98% H2SO4, मतलब क्या है कि 2% इसमें जल वगैरह कुछ रहती है ना। 98% H2SO4 एकदम शुद्ध लगभग कहा जाए H2SO4 के साथ क्या करवाएंगे हम लोग, क्रिया करवाएंगे। किसका किसका हमारे पास जो बचा है SO3 उसका, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो आप कि सल्फर ट्राईऑक्साइड का अवशोषण, या तो सल्फर ट्राईऑक्साइड का 98% H2SO4 में अवशोषण, ठीक, या H2SO4 के द्वारा अवशोषण भी लिख सकते हो, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या देख रहे हैं कि SO3, देखिए SO3 में अवशोषित होकर, कौन, SO3, ये हमारे पास क्या है SO3 सॉरी इसको मैं काट दिया क्या, 98% H2SO4 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, मैं देख नहीं पा रहा था, इसको काट दिया था। तो SO3 98% H2SO4 में अवशोषित होकर ओलियम बनाती है। एकदम सिंपल सा तरीका कि SO3 है ना, वो क्या करेगा H2SO4 के साथ क्रिया। अरे हमको H2SO4 बनाना है, पैसा बनाने के लिए पैसा की आवश्यकता पड़ती है, ये तो याद है ना, ये तो पता है ना आपको। तो SO3 हमारे पास है, SO3 का क्रिया करते हैं H2SO4, तो इनके साथ क्रिया करवाते हैं, तब क्या बनता है अपने को H2S2O7, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओलियम। क्या बोलते हैं, ओलियम। क्लियर है। अब हम लोग
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये 3 पॉइंट तक ही क्लियर हो जाता है। ओलियम बन गया ना, अब इसी ओलियम का क्या करेंगे, जल के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, फाइनली हमारा बन जाएगा H2SO4, H2SO4। लेकिन यहाँ को 4 पॉइंट में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि जांचने वाले को एकदम कंप्लीटली समझ आए कि इस बंदे को हर चीज़ आता है ना। देखिए, तो ओलियम का ओलियम काजल नहीं ना ये तो ओलियम का जल से तनुकरण, अब हमको ओलियम प्राप्त हो गया क्या। अब क्या करना है कि ओलियम का जल से तनुकरण करके वांछित सांद्रता का H2SO4 प्राप्त करते हैं। तो कैसे, ओलियम हमारे पास है क्या, ओलियम है हमारे पास H2S2O7 और इसका क्रिया करवाते हैं H2O के साथ, तो हमको क्या प्राप्त होगा, H2SO4 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके कितने 2 अणु है ना, तो यहाँ पर क्या है 2 हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया हमारे पास। ठीक है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, तो इधर भी 4 है इधर भी 4 है। सल्फर कितना है 2 है, सल्फर कितना है 2 है। ऑक्सीजन क्या है 7 और 1 क्या हो गया 8 हो गया, तो हो गया सॉरी सल्फर बोलता हूँ, ऑक्सीजन 7 और ये एक 8 हो गया, तो ये इधर 4 है 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, कंप्लीट। तो इस तरह हमको क्या प्राप्त हो गया H2SO4। तो ये तो इसका सिद्धांत है, इस तरह से क्रिया होता है करके। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्रियाविधि में। ये जो सॉलिड क्रियाविधि है ना, बहुत ही तरीके से एकदम सिंपल बताते जाएंगे, अच्छे से समझ आएगा आपको। चलिए, तो फाइनली हम लोग चलते हैं H2SO4 बनाने के संपर्क विधि के जो क्रियाविधि उसमें या संयंत्र का वर्णन या कह सकते हैं कार्यविधि। तो इन संयंत्र में हमने जो भी सिद्धांत पढ़ा है ना, वो जो सिद्धांत है उसमें हमने बताया कि ये बनता है वो बनता है, तब कैसे बनता है उसको हम लोग पढ़ेंगे इस विधि क्रियाविधि के आधार पर। आपको क्वेश्चन ये आता है कि अगर संपर्क विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए, H2SO4 बनाने के संपर्क विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए, तो आपको सिद्धांत भी लिखना पड़ेगा और पूरा डिटेल भी करना पड़ेगा। ये 5 नंबर से ऊपर के क्वेश्चन में आएंगे, है ना। तो देखिए, कार्यविधि में एकदम सिंपल पॉइंट में चलेंगे। तो सबसे पहले जब मैं पॉइंट शुरू करूंगा तो आप सोचोगे कि पहला नाम नया नाम कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि इस चित्र को पहले मैं बताता हूँ कि किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में चलते हैं चित्र में। तो ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है उसको बोलते हैं सल्फर बर्नर। जो सल्फर को हम लोग जलाते थे ना, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ये दहन करवाते थे, तब SO2 बनता था, तो यहाँ पर होता है वो क्रिया, है ना। तो इसको बोलते हैं सल्फर बर्नर या तो नॉर्मल बर्नर लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, ये वाला कक्ष है उसको बोलते हैं हम लोग धूल कक्ष अर्थात डस्ट चैम्बर, है ना। आगे मैं बताऊंगा इसका क्या उपयोग है। यहाँ से SO2 यहाँ से जाता है तो भाप आता है, ये सब आगे बताऊंगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शीतलक पाइप। क्या बोलते हैं, शीतलक पाइप। इसको नॉर्मल हम लोग शीतलक पाइप कह सकते हैं अर्थात कूलिंग पाइप, है ना। ये वाला जो डब्बा दिख रहा है ये पूरा, है ना, स्तंभ है, इसको हम बोलते हैं धोवन स्तंभ। यहाँ पर वाटर है ना, पानी से धोते हैं, सीधी बात है ना, धोने कार्य करेंगे ना, क्या कपड़ा धोने का क्या धोने का पता नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो यहाँ से आने वाला जो प्रोडक्ट है उसको धोने का कार्य करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं धोवन स्तंभ। यहाँ जाएंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग शुष्क स्तंभ, मतलब जो सुखाने वाला है शुष्क, उसको शुष्क स्तंभ बोलेंगे, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपको। अब शुष्क स्तंभ के जस्ट बाद हम लोग चलेंगे आगे। तो ये वाला जो कक्ष है उसको बोलते हैं आर्सेनिक शोधक, ठीक है, आर्सेनिक शोधक, सीधी बात है, आर्सेनिक शोधक इसको बोलेंगे। मतलब आर्सेनिक को यहाँ पर आर्सेनिक के बारे में कुछ क्रियाएं मैं बताऊंगा आगे, आपको समझ आ जाएगा कि क्या है यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, ठीक है। पहले अगर नाम पर क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ये आपका सल्फर बर्नर, ये डस्ट चैम्बर है, ये है आपका पास धोवन स्तंभ है, ठीक है, धोवन स्तंभ, क्लियर है। मतलब वाशर स्ट्रिबडिंग इसको बोलेंगे, सॉरी इसको शीतलक को नहीं बताया क्या, शीतलक, ये धोवन स्तंभ, और ये क्या हो गया शुष्क स्तंभ। और ये वाला जो हो गया वो है आर्सेनिक शोधक, और ये वाला है उसका नाम है, सॉरी यहाँ से और जाएंगे थोड़ा से, तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर देखो ये छोटा सा, इसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण बॉक्स, टेस्टिंग बॉक्स। टेस्टिंग, क्योंकि जब तक आपको नाम पता नहीं तब तक मैं डिटेल कैसे करूँगा ना, ठीक है। तो टेस्टिंग बॉक्स एकदम कठिन नहीं है, नाम याद करो ना यार, ठीक है, सीधा, है ना। तो ये अपने पास है ना, इसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, धोवन स्तंभ करके, ठीक है। और ये क्या है ड्राई, यहाँ पर क्या है शुष्क स्तंभ, तो ड्राई टावर कह सकते हैं इसको, ठीक है, ड्राई टावर, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तभी थोड़ा बता देता हूँ, ड्राई टावर, है ना। तो ये हो गया। और ये तीसरा नंबर क्या है अपने पास है, ये आर्सेनिक शोधक, आर्सेनिक प्यूरीफायर,
आर्सेनिक प्यूरीफायर या आर्सेनिक शोधक, ठीक है। ये क्या है आपका, सॉरी यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये अलग पॉइंट है, उसको है टेस्टिंग बॉक्स अर्थात परीक्षण बॉक्स, ठीक है। और इस परीक्षण बॉक्स के जस्ट बाद आएगा तो वो हो जाएगा आपका संपर्क कक्ष। ये है आपका संपर्क कक्ष, क्लियर है। संपर्क कक्ष बोलेंगे इसको, है ना। और इसको उत्प्रेरकी परिवर्तन कक्ष भी कहते हैं, लेकिन संपर्क कक्ष में ज़्यादा बेटर रहेगा मुझे लगता है ना, ठीक है। संपर्क कक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट चैम्बर, है ना। और ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं अवशोषण स्तंभ। तो ये सब के नाम आपको अच्छा क्लियर करना है। और एक चीज़ मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ यहाँ पर कि आप क्या करोगे, इतने सारे नाम, इतने सारे डब्बे हैं ना, तो मैं बताता हूँ एकदम सरल तरीका। देखो 1 2 3 4 5 6 7 डब्बा है, पहले याद कर लो। 7 डब्बा है, 1 2 3 4 5 6 7 डब्बा है। उसमें से पहला का दोनों डब्बा छोटा छोटा है, पहला छोटा उसका जस्ट बड़ा, याद हो जाएगा। ये सल्फर बर्नर, ये डस्ट चैम्बर। 2 डब्बा फिर बड़ा है, सॉरी 3 डब्बा लगातार बड़ा है, 2 डब्बा छोटा है, 3 लगातार बड़ा है, ठीक है। कुल हो गया 5। एक डब्बा है गोलाकार है 6, लास्ट डब्बा फिर से बड़ा है तो 7। तो ये याद रखिए 7, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, मैं गारंटी देता हूँ, है ना। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, और आपको कंप्लीटली समझ आएगा कि यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है। तो क्रिया विधि में चलते हैं सीधा पॉइंट में, है ना। एकदम सिंपल तरीका देखिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट डालिएगा आप सल्फर बर्नर, ये वाला जो भाग है, ठीक है। तो सल्फर बर्नर या गंधक बर्नर भी कहते हैं, है ना। तो इन भट्टियों में गंधक या आयरन पायराइटिज को हवा में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। मैंने शुरू में बताया था सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करेंगे करके, ठीक है। तो मैंने बताया था या तो आप लोग सल्फर का यूज़ कर सकते हो या तो आयरन पायराइटिज का यूज़ कर सकते हो। शुरू में बताया था मैंने, ठीक है। आयरन पायराइट बताया था मैंने डाल, ठीक है। आयरन पायराइटिज, है ना। तो उनको हवा में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। ये आपका पहला पॉइंट है सल्फर बर्नर पर, मतलब यहाँ पर ऐसा क्रिया होती है। ये वाला जो पॉइंट है आप देख लीजिए अच्छे से। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि यहाँ पर जो सल्फर बर्नर है ना, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सल्फर को क्या कहता है, जलाया जाता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे, थोड़ा समझिएगा, है ना, ठीक है। ये वाला जो हो गया पहला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, सल्फर बर्नर। अब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ठीक है, बात समझ आ रही है, कहाँ से कहाँ तक बोल रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 चारों डिब्बा तक, ये क्या शुद्धिच करने का डिब्बा है। जो यहाँ से जो जाएगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको जाएगा, उसको शुद्धिच करने का कार्य करते 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 जाएगा। ये आपका बन जाएगा दूसरा पॉइंट में, ठीक है। ये वाला जो भाग दिख रहा है उत्प्रेरक परिवर्तक, या कह सकते हैं इसको संपर्क कक्ष, इसको तीसरा पॉइंट बनाऊंगा मैं। और चौथा पॉइंट बनाऊंगा मैं किसको, अवशोषक स्तंभ को। 4 पॉइंट में क्लियर हो जाएगा आपको कंप्लीट किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि। तो पहला आपको समझ आ गया, ये वाला जो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सल्फर बर्नर, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट में चलते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका शुद्धिकारक इकाई। तो ये जितने भी दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका शुद्धिकारक इकाई है। दूसरा पॉइंट शुद्धिकारक इकाई। चलिए अब हम लोग या इसका समीकरण लिख लीजिएगा आप, मा जाए लिखना है तो, और नहीं लिखना है तो चलेगा, ठीक है। सल्फर के साथ क्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, SO2 बनता है। क्लियर है ना। या तो गंधक या तो क्या है आयरन पायराइट। आयरन पायराइट में मैंने शुरू बता दिया आपको, FeS2 इनके क्रिया करवाते हैं, ठीक है, 11 O2 के साथ, है ना। तो आयरन और आयरन अपना ऑक्साइड बनाता है और सल्फर क्या बनाता है, अपना ऑक्साइड बनाता है। सल्फर ऑक्साइड SO2 प्राप्त हुआ ना। इसमें आप मेंटेनेंस कर लीजिएगा गैर ऑक्सीजन के साथ करके, ठीक है, जो शुरू मैंने बता रखी थी आपको। सल्फर आपका 8 है ना। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट सल्फर बर्नर, यहाँ पर केवल गर्म अवश करते हैं। चलिए शुद्धिकारक इकाई, तो ये पूरा दूसरा नंबर का जो पॉइंट है वो शुद्धिकारक इकाई है। उसमें फिर पहला पॉइंट आता है धूल कक्ष। तो धूल कक्ष यहाँ शुरू करते हैं, धूल कक्ष डंप चैम्बर। चलो अब हमको क्या प्राप्त हो गया, SO2 प्राप्त हो गया।
क्या प्राप्त हो गया, SO2। और एक चीज़ याद रखिएगा, SO2 बस प्राप्त हुआ है, ओके, लेकिन उसके साथ कौन जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि एकदम शुद्ध SO2 प्राप्त होगा, हमको वहाँ पर SO2 के साथ कौन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में चलेंगे, धूल कक्ष। धूल कक्ष में क्या होता है, इस कक्ष में ऊपर की ओर से जल वाष्प नीचे आती है। जल देखो यहाँ पर, यह पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, कि इस कक्ष में ऊपर की ओर से जल वाष्प नीचे आती है। SO2 और O2 का मिश्रण, देखिए जो SO2 प्राप्त हुआ है, मैंने बताया था ना आपको कि O2 के साथ ये मिश्रित है ना। तो SO2 और O2 का मिश्रण जब इसमें प्रवेश करता है, बात समझ रही है ना, कि यहाँ से बना क्या, SO2 जब जलाएं तो जी सल्फर को, है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि जब इसको मैं 20 से कर देता हूँ, जब SO2 और O2 का मिश्रण है, जब इसमें प्रवेश करता है, इसमें क्या करता है, प्रवेश करता है, धूल कक्ष में प्रवेश करता है, तो इसमें उपस्थित धूल कणों में, किसमें उपस्थित, SO2 और O2 इसमें, ठीक है ना। तो SO2 और O2 का मिश्रण जब इसमें प्रवेश करता है, या धूल कक्ष में, यहाँ पर लिखना अच्छा लिखेंगे तो धूल कक्ष लिख दीजिएगा, है ना। तो SO2 और O2 का मिश्रण जब धूल कक्ष में प्रवेश करता है, तो SO2 और O2 में उपस्थित, SO2 और O2 में उपस्थित, इसमें की जगह आप क्या लिखेंगे, SO2 और O2 में उपस्थित धूल कणों में पानी की वाष्प जम जाती है। क्लियर है। यहाँ से जाएगा SO2, यहाँ से डालेंगे भाप, तो भाप में तो क्या होता है, पानी होता है। तो SO2 और O2 में जो धूल के कण है उसके साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, वाष्प के जो कण है ना। तो इसको एक बार देख लीजिए कि इस कक्ष में ऊपर की ओर से, इस कक्ष में ऊपर की ओर से जल वाष्प नीचे आती है ना। SO2 और O2 का जो मिश्रण है, जब धूल कक्ष में प्रवेश करता है, SO2 और O2 का मिश्रण जब धूल कक्ष में प्रवेश करता है, तो SO2 और O2 में उपस्थित धूल कणों में पानी की वाष्प जम जाती है, और यहाँ कण तली में बैठ जाता है ना। भारी होकर तली में क्या होता है, बैठ जाता है। उसको पूरा लिखा नहीं हूँ, ये पानी, यहाँ जो कण है तली में क्या होता है, बैठ जाता है, इतना लिखेगा। अब यहाँ से गया सल्फर बर्नर से, ये गया SO2 और किसका मिश्रण जा रहा है, SO2 और किसका, O2 का। तो यहाँ गया, यहाँ से वाष्प आया, और यहाँ पर जो धूल के कण थे वो नीचे क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। अब देखो भाप है, मतलब क्या है, एकदम गर्म है ना, भाप तो गर्म ही होता है, ठीक है। तो गर्म होता है, इसको ठंडा करने के लिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, शीतलक। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, धूल कक्ष। दूसरा पॉइंट चलते हैं, शीतलक पाइप, ठीक है, कूलिंग पाइप, है ना। तो आगे देखिए दूसरा पॉइंट, गैसी मिश्रण इसमें गुजरने पर, ये जो SO2 और O2 का जो मिश्रण यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, तो गैसी मिश्रण इसमें गुजरने पर गैस ठंडी हो जाती है और ताप लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जाएगा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो यहाँ से जब शीतलक से होते जाएगा तो इसका ताप कितना हो जाता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। अब इस शीतलक से प्रवेश करता है वो किसमें, धोवन स्तंभ में। धोवन स्तंभ के बारे में मैंने शुरू में बता रखी है आपको कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा ये जो बना हुआ है, ठीक है, एक क्वार्ट्ज है, क्या है अपने पास, एक क्वार्ड है, स्फटिक बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये क्वार्ट्ज क्या है, पत्थर, एक प्रकार से, एक प्रकार के यहाँ चमकीला पत्थर है, खनिज कह सकते हैं ना। और ये ना, ये जो क्वार्ट्ज बनाया हूँ ना, ये क्या है बताऊँ, ये रेत है, उस रेत का ना ये एक प्रकार से घटक है, मतलब रेत इसी से बना होता है कह सकते हैं, है ना। जो रेत का छोटा सा पत्थर है, अर्थात जो ग्रेनाइट है ना, उसका जो पत्थर है उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्वार्ट्ज, क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि ये जो कक्ष है, उस कक्ष में ऊपर की ओर से ये दो, यहाँ पर जो दिख रहा है ना, इसको हौज बोलते हैं, हौज, इसको जानने की जरूरत नहीं, लेकिन इसको हौज बोलते हैं, हौज बना होता है। इसी हौज के माध्यम से क्या निकलता है, पानी निकलता है ऐसे नीचे, ठीक है। तो इसमें वाटर डाला जाता है, और इधर से क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है SO2 और O2 का मिश्रण आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब ये ऊपर की ओर चढ़ता है, क्योंकि गैस है ना, गैस से धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेगा, ठीक है। या तो कह सकते हैं कि पानी जब ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पर गैस है, तो
किसी न किसी जगह मिलेगा ना भाई। तो पानी इधर से आ रही है, गैस इधर से, तो यहाँ पर मिलेगा तो भी अच्छी बात है, ठीक है। या तो मिलने के बाद जस्ट क्या होगा कि ऊपर की ओर फिर जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, शीतलक पाइप, ये क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट में चलते हैं, धोवन स्तंभ। धोवन स्तंभ, ठीक है, या तो वाशर है ना, स्क्रबिंग टावर, ठीक है। तो इस कक्ष में क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं, ये देखिए मैंने बताया था आपको, क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं और ऊपर से ठंडे पानी की फुहार चालू रहती है। देखो यहाँ से नल चालू रहता है, ऊपर से ठंडे पानी की फुहार चालू रहती हैं। शीतलक पाइप से आने वाली गैसों को वह पानी धो देता है। यहाँ से ऐसे आएगा SO2 और यहाँ से पानी डालेंगे तो उसको क्या कर देगा, धो देगा, धो देता है और गैस की अशुद्धियाँ अलग हो जाती है। अशुद्धियाँ क्या होती हैं, अलग हो जाती है। सीधी बात, यहाँ से जल आता है, यहाँ से SO2 और O2 का मिश्रण आता है, तो इसमें कुछ और अशुद्धियाँ बची होगी, वो क्या हो जाएगी, धुल जाएगी। और अशुद्धियाँ धुलने के पश्चात गैस है वो इधर से, यहाँ पर ये खुला हुआ है ना, आप ये मत समझना कि बंद करके, ठीक है। ये यहाँ से होते हुए ये अन्य स्तंभ में पहुँचने का कार्य करता है। तो धोवन स्तंभ कंप्लीट हो गया। पहला कक्ष धूल कक्ष, ये वाला कंप्लीट हो गया। दूसरा शीतलक पाइप, ये शीतलक पाइप। ये तीसरा धोवन स्तंभ, धोवन स्तंभ। अब एकदम छोटे छोटे पॉइंट में बता रहा हूँ, ठीक है। और चौथा हम लोग चलते हैं हम लोग शुष्क स्तंभ। अब चलिए हमारे पास क्या है, SO2 और O2 का मिश्रण जा रहा है, ठीक है। तो शुष्क स्तंभ में क्या होता है, देखिए ध्यान से, है ना, कि इस कक्ष में भी क्वार्ट्ज भरे होते हैं। चलो इसमें भी क्या भरा हुआ है, क्वार्ट्ज भरा हुआ है, ठीक है। तो इस कक्ष में भी क्वार्ट्ज भरे होते हैं और ऊपर से देखिए, इसमें ऊपर से जल गिर रहा था, इसमें ऊपर से क्या होगा देखिए, इसमें और ऊपर से सांद्र H2SO4 की फुहार चालू रहती है, ठीक है। यहाँ पर सांद्र H2SO4, मैंने बताया था शुरू में कि H2SO4 का यूज़ क्यों कर रहे हैं भाई, H2SO4 को ही बनाएंगे करके, यहाँ पर H2SO4 का आगे और यूज़ करेंगे, देखना ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सांद्र H2SO4, क्लियर है, याद रखिएगा, कंसंट्रेटिव मतलब सांद्र H2SO4। तो इस कक्ष में क्वार्ट्ज भरे होते हैं और ऊपर से सांद्र H2SO4 की फुहार चालू रहती है, क्लियर है, चालू रहती है। पिछले स्तंभ से जो गैस इसमें प्रवेश करती है, पिछले स्तंभ मतलब ये वाला स्तंभ से, पिछले स्तंभ से ये गैस इसमें जब क्या करती है, प्रवेश करती है, उनमें पानी की वाष्प होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पानी यहाँ से गिरा था नीचे की ओर, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पर पिछले स्तंभ से जो गैसें इसमें प्रवेश करती है उसमें पानी की वाष्प होती है। यह गैस इस स्तंभ में ऊपर जाती है तथा ऊपर से आते सांद्र H2SO4 के संपर्क में आती है। बात समझिएगा कि जो पिछले स्तंभ है, उस पिछले स्तंभ से जो गैस इसमें प्रवेश करती है, इस वाले में प्रवेश करती है, पिछले स्तंभ ये है, इस स्तंभ से जो गैस क्या करती है, इसमें प्रवेश करती है, कौन सी गैस, SO2 और O2 का मिश्रण प्रवेश करती है ना। उनमें पानी की वाष्प होती है, पानी की क्या होती है, वाष्प होती है। यह गैस इस स्तंभ में ऊपर जाता है, इस स्तंभ में क्या होता है, ऊपर जाता है। या तो क्या हो सकता है कि H2 नीचे आएगा तो वही क्रिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यह गैस इस स्तंभ में ऊपर जाती है तथा ऊपर से आते हुए सांद्र H2SO4 के संपर्क में आती है। किसी भी तरह से ये ऊपर आए चाहे ये ऊपर जाए, ठीक है, इनके संपर्क में क्या होगा, आएगा ही आएगा, ठीक है, आती है, तो है ना, तथा H2SO4 इन गैसों में से पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया भैया, है ना, शुष्क स्तंभ, ठीक है ना, सोखने कार्य करता है, क्लियर है। तो इस कक्ष में क्वार्ट्ज भरे होते हैं, क्लियर हो गया। इसमें ऊपर से सांद्र H2SO4 की फुहार चालू रहती है। पिछले स्तंभ से ये वाला स्तंभ से जो गैस इसमें प्रवेश करती है उसमें पानी की क्या होती है, वाष्प होती है। यह गैस स्तंभ में ऊपर की ओर जाती है तथा ऊपर से आते H2SO4 के संपर्क में आती है तथा H2SO4 इस गैसों में से पानी को क्या कर लेता है, सोख देता है। और शुष्क गैस जो सोख देता है, अब बचा हुआ जो गैस उसको कौन सा गैस बोलेंगे, शुष्क गैस। तो शुष्क गैस आगे किसमें, शोधक में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो यहाँ से होते ही कहाँ पहुँच रहा है, ये शोधक में, इसको हम लोग बोलते हैं शोधक। क्या बोलते हैं, शोधक, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। हाँ, ये शोधक में प्रवेश कर लिया है, चौथा पॉइंट एकदम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग पाँचवा पॉइंट में चलते हैं। तो अभी तो हमारे पास जगह नहीं है ना, तो यहाँ से हम लोग देखना शुरू करेंगे, ध्यान समझिएगा। हाँ,
आर्सेनिक शोधक। आर्सेनिक शोधक मतलब अब यहाँ पर जो जा रहा है, क्या जा रहा है भाई, SO2 और O2। अब इसमें आर्सेनिक के क्या हो सकते हैं, अशुद्धियाँ हो सकते हैं। ओके, किसके अशुद्धियाँ हो सकते हैं, आर्सेनिक के। अब इस आर्सेनिक का अशुद्धियाँ होगा तो आप तो जानते हो आर्सेनिक, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताया था आपको बहुत पहले, उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष आपको बताया था, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्सेनिक है और उसकी कुछ हमारे पास ऑक्साइड है, तो वो क्या करता है, उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है। अगर वो चला जाएगा यहाँ से और आगे चला जाएगा तो यहाँ पर होता है बहुत सारे क्या होते हैं, उत्प्रेरक। तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, वेनेडियम पेंटॉक्साइड वो उत्प्रेरक का कार्य करेगा, या प्लेटिनम एस्बेस्टॉस है ना, वो यहीं पर रहेगा। और यहाँ पर जो उत्प्रेरक विष जाएगा उसके साथ क्रिया करेगा तो उसको तो क्रिया को फेल्ड कर देगा ना। इसलिए क्या करेगा पड़ेगा कि यहाँ पर एक ऐसा स्तंभ होता है जो कि जो आर्सेनिक होता है ना, ठीक है, उसको शोधन करने का कार्य करता है, ठीक है, जो उनके जो अशुद्धियाँ होती है उसको शोधन करने का कार्य करता है। और एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, सबको जगह देखो कि यहाँ पर SO2 और O2 है, वो जब क्रिया करता है तो कुछ और अशुद्धियाँ जो अशुद्धियाँ बनती है ना, बचती है ना, जो वाटर क्या है अशुद्धियाँ को क्या करता है, धो देता है। मैंने बताया था ना आपको, अशुद्धियाँ को धोता है तो उस शुद्धियाँ यहाँ से निकल जाती हैं, ठीक है। उस तरह इसमें भी ऐसा होता है कि H2SO4 को यहाँ पर डालते हैं तो SO2 यहाँ पर डालते हैं तो इसमें भी अशुद्धियाँ होती है, वो भी निकल जाती है इधर से, क्लियर है। तो आगे यहाँ से चला गया शोधक में। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए ध्यान से, आर्सेनिक शोधक, इसका पॉइंट का नाम है आर्सेनिक शोधक। देखिए इस कक्षा में फेरिक हाइड्रोक्साइड रहता है। चलो यहाँ पर जो मैं बना देता हूँ, फेरिक हाइड्रोक्साइड, है ना। अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारे पास है। तो इस कक्षा में फेरिस हाइड्रोक्साइड रहता है। पिछले स्तंभ से आने वाली गैसीय मिश्रण में आर्सेनिक की यौगिक हो तो, चलो यहाँ से आ रहा है उसमें आर्सेनिक के माजा यौगिक है, यहाँ से जाएगा, ठीक है, इस वाले स्तंभ में, है ना। तो यदि पिछले कक्षा की अलग कक्षा से आ रही जो गैसीय मिश्रण उसमें क्या है, अगर आर्सेनिक है, ओके, तो आर्सेनिक की यौगिक ना, ओके, तो इस कक्षा में मैंने बताया था आर्सेनिक की यौगिक ऑक्साइड के साथ जी, है ना। तो इस कक्षा में फेरिक हाइड्रोक्साइड रहता है, इसमें क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है। पिछले स्तंभ से आने वाली जो गैसीय मिश्रण है उस गैसीय मिश्रण में आर्सेनिक की यौगिक हो तो वे नम फेरिक ऑक्साइड द्वारा सोख लिए जाते हैं। मतलब FeOH अपने पास है, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इनके द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं। बात समझ रही है आपको। अब इनके द्वारा जब सोख लिए जाएंगे तब क्या होगा भाई, वहाँ से आर्सेनिक का जो यौगिक है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा। सोख लेगा वो किसको, आर्सेनिक के यौगिक। और क्या जा रहा है हमारे पास, SO2 और कौन जा रहा है, O2, इसी का मिश्रण जा रहा है ना। उसी में अगर आर्सेनिक होगा तो यहाँ से सोख ले जाएगा। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया, आर्सेनिक शोधक, है ना। तो इस कक्षा में फेरिक हाइड्रोक्साइड रहता है। पिछले स्तंभ में आने वाली गैसीय मिश्रण में आर्सेनिक यौगिक हो तो उसे नम फेरिक हाइड्रोक्साइड द्वारा सोख लिए जाते हैं। अब आगे बढ़ रहा है कौन, SO2। तो इसके जस्ट आगे जाएंगे तो अब ये पूरा कंप्लीट क्या है, शुद्धि कक्ष है। मैंने बताया था ना आपको शुद्धि कक्ष है ये, ठीक है ना। और यहाँ से अब लास्ट यहाँ पर पॉइंट में जाता है, ये वाला जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है इसको टेस्टिंग बॉक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिंग बॉक्स। ये वाला नहीं, ये वाला भाग को बोल रहा हूँ मैं, टेस्टिंग बॉक्स, ठीक है। तो टेस्टिंग बॉक्स का क्या होता है, देखिए कि अब पूरा जो आ रहा है वो पूरा शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, इसको भी देखना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो होता क्या है, एक चीज़ मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। मान लो जाए ये यहाँ से एक टॉर्च है, टॉर्च को हम लोग जलाएंगे यहाँ से, है ना, और यहाँ पर धूल के कण है, या टिंडल प्रभाव आप लोग देखे होंगे, टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पर जब टॉर्च जाएंगे तो टॉर्च में अगर यहाँ पर जो अशुद्धियाँ हैं, धूल के कण है वगैरह है ना, तो टॉर्च का जो प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। यदि इसमें शुद्धियाँ नहीं है, अगर ये कोलाइड नहीं है, ठीक है, नॉर्मल विलियन है, तो क्या होगा कि इसमें से जो प्रकाश है वो आर पार निकल जाएगी, तो हमको पता ही चलेगा, इसका जो प्रकाश दिखाई भी नहीं देगा। अगर अशुद्धियाँ हैं, आप घर में देखे होंगे जो रूम है उसमें हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो धूल के कण दिखाई देते हैं ना, ठीक है। अगर धूल के कण नहीं रहेंगे तो नहीं दिखाई देंगे। बस यही प्रक्रिया यहाँ पर लागू होता है। देखिए क्या होता है कि यहाँ से आने वाले जो SO2 और O2 का जो मिश्रण है यहाँ पर प्रेस करता है, यहाँ पर छोटा सा लाइट होता है, लेज़र, ठीक है ना,
तो होता क्या होता है, मतलब लाइट कह सकते हैं, मतलब प्रकाश की किरणें हैं। जब प्रकाश की किरणें यहाँ पर डाली जाती है तो यहाँ से जो आने वाले जो गैस है उसमें अगर अगर कोई अशुद्धियाँ हैं तो यहाँ पर वो जो प्रकाश की किरण है वो चमकने लगती है, और वो जो अशुद्धियाँ वो भी चमकने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश के संपर्क में आएगा। और अगर अशुद्धियाँ नहीं हैं तो इस कक्ष में कोई प्रकाश चमकते हुए दिखाई नहीं देगा। ये बात समझ आई आपको कि यहाँ से अगर कोई गैस आता है तो अगर प्रकाश डालते हैं तो नहीं चमकेगा। अगर गैस के साथ कोई अशुद्धियाँ हैं तो वो चमकने लगेगा अशुद्धियाँ, उसके साथ प्रकाश भी प्रकाशमान हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ का जो माहौल है वो, और हमको पता चल जाएगा कि उसमें अशुद्धियाँ हैं, उसको फिर से शोधन करना पड़ेगा। ठीक है। तो परीक्षण बॉक्स में क्या होता है, देखिए ध्यान से कि यह एक खाली बॉक्स होता है, यह भाग ना, ठीक है, जिसमें जिसमें एक छोटे छिद्र द्वारा प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है या कराई जाती है। ठीक है। पिछले स्तंभ में गैसीय मिश्रण जब इस बॉक्स में आता है, ये जो पिछले जो स्तंभ है ना, ये जो पिछले स्तंभ है, उस पिछले स्तंभ से गैसीय मिश्रण जब इस बॉक्स में आता है तब प्रकाश किरणें उसमें पड़ती है। प्रकाश किरणें पड़ेगी, ठीक है, प्रकाश किरणें उसमें क्या होती है, पड़ती है। और यदि गैस में धूल के कण हो तो वो चमकने लगती है, मैंने आपको बताया था। और प्रकाश की किरणें का भाग भी चमकने लगता है, मतलब ये पूरा का पूरा भाग प्रकाशमय हो जाता है थोड़ा थोड़ा। क्यों? क्योंकि अगर उसमें धूल के कण है तो, और नहीं है तो बिल्कुल भी इसमें कोई क्रिया नहीं होगी। क्लियर है? ओके। अगर होगी तो यहाँ पर और हम लोग शोधन का कार्य कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से ले जाकर शोधन कार्य कर सकते हैं, या तो ये सीधा जाएगा। ठीक है। इस जगह दो तरीका होता है, हर जगह आप लोग देखना, इस जगह क्या होता है, कुछ अलग अलग तरीके से बताते हैं टीचर्स लोग। देखिए कि यहाँ से जाएगा यहाँ, और ये इधर का लाइन और इधर का लाइन, दो क्यों करवाया गया, दो लाइन क्यों करवाया गया है? एक्चुअली में होता क्या है कि जब यहाँ पर अशुद्धियाँ मात्रा मिल जाए तो इधर से हम लोग शोधन करते हुए ले जा सकते हैं। ठीक है, एक तरीका है ना। और नहीं है तो यहाँ पर एक लगा होता है एच हीटर, ठीक है ना, हीटर। ये हीटर इसलिए लगा रहता है क्योंकि यहाँ जो जाने वाला जो गैस है उसको थोड़ा थोड़ा गर्म चाहिए, है ना। ये भी हो सकता है, या तो इस हीटर के माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोहे की नली लगी हुई है, लोहे की क्या लगी हुई है, नली लगी हुई है, इस नली को हम लोग क्या कर सकते हैं, गर्म करते हैं, क्योंकि गर्म करने की आवश्यकता होती है। यहाँ से जाएगा ये, ठीक है, और मैं इसको पूरा नहीं बनाया, उसको मैं बना देता हूँ पूरा। सॉरी, ये वाला बना देना, इसको क्रॉस कर देते हैं और एक इसमें बना देना, जिसको मैं रेड में बनाऊंगा, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ये यहाँ से जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये वाला केवल नली है, ये देखो, ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये केवल ऐसा नली है। ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये केवल क्या है, नली है, ऐसा। ठीक है। ये वाला जो बीच का भाग है उसको नहीं बनाना। ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि यह जो कांच की जो सॉरी लोहे की जो नली, इसको ना गर्म किया जाता है, उसके लिए हीटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। और ये हो सकते हैं कई जगह, कई पुस्तक में, नवबोध प्रबोध में आप देखेंगे इसको गर्म करने के लिए बर्नर की आवश्यकता होती है। बर्नर इसके लोहे के जो ताले उसको बर्नर से भी गर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हीटर का यूज़ करते हैं। क्लियर है? ओके। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर कई जने शीतलक लिख देते हैं। क्यों शीतलक बोलता हूँ जी? प्यूरीफायर, है ना। प्यूरीफायर मतलब शुद्ध करना। यहाँ पर अगर अशुद्धियाँ प्राप्त होती है तो यहाँ से शुद्ध होते हुए निकल जाती है, इसलिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप एच ही लिखना, हीटर लिखना, ठीक है ना। ओके, प्री हीटर बोल सकते हैं उसको। क्लियर है? तो यहाँ से आता है तो यहाँ से भी जा सकता है, ओके, और यहाँ से भी जा सकता है। यहाँ से गर्म इस पूरे यंत्र को गर्म करने के लिए हीटर लगा होता है ना, या अर्थात पूरे भाग को हम लोग इसको भी इसके जो लोहे का जो बना हुआ जो टंकी है ना, ये नली है ना, इसको ना बर्नर से भी गर्म करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग चलते हैं परीक्षण बॉक्स में, ये तो क्लियर हो गया। अब प्रकाश किरणें चमकने लगती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, परीक्षण बॉक्स यहाँ से कंप्लीट। तो हमारा जो दूसरा नंबर का पॉइंट था, शुद्धिकरण इकाई, वो कंप्लीट हो गया। शुद्धिकरण इकाई में हमने कितने 6 पॉइंट पढ़े हैं। ठीक है, याद दिला देता हूँ मैं थोड़ा से। ये सल्फर बर्नल पहला पॉइंट, शुद्धिकरण कारक इकाई दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट का हमने 1 2 3 धूल कक्षा, शीतलक पाइप, धोवन स्तंभ और शुष्क स्तंभ 4, और 5वां हमने पढ़ा है आर्सेनिक शोधक,
और छठवां पढ़ा है हमने परीक्षण बॉक्स। यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं ये वाला बॉक्स में, इसका है संपर्क कक्ष। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो संपर्क कक्ष में चलते हैं। चलिए तो तीसरा पॉइंट में चलते हैं हम लोग, संपर्क कक्ष। ये वाला कक्ष में चलते हैं, ठीक है। ये अलग से मेरे को कागज़ लगाना पड़ा है ना, संपर्क कक्ष। अब इस संपर्क कक्ष में होता क्या है, तो मैंने बताया था यहाँ से SO2 और O2 का मिश्रण जा रहा है, यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए अपना क्या जाता है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हीटर लगा होता है, क्यों? गर्म करने के लिए, है ना, ताकि यहाँ पर हम लोग को गर्म वाष्प ही प्राप्त हो जाए। या तो कह सकते हैं कि अगर इधर हम लोग बर्नर से गर्म कर देंगे किसको, इस वाले जो नल है, लोहे का नल बोलेंगे इसको, लोहे का नली बोलते हैं इसको। ये देखिए एक नली यहाँ पर है, एक नली यहाँ पर है और एक नली यहाँ पास है, ऐसे देखो, ठीक है। इस नली को गर्म किया जाता है, क्यों किया जाता है आगे समझ आएगा आपको, ठीक है। चलिए पॉइंट में चलते हैं हम लोग, है ना। हाँ, संपर्क कक्ष इसको बोलते हैं, संपर्क कक्ष या तो उत्प्रेरकी परिवर्तक कक्ष। और यही पास होता है हमारे पास V2O5। V2O5 मतलब क्या है, यही उत्प्रेरक है, ठीक है। या तो PT भी डाल सकते हैं, है ना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी डाल सकते हैं, या तो PT का एस्बेस्टॉस भी डाल सकते हैं, ओके। चलिए तो चलते हैं फाइंड में, है ना। होता क्या है यहाँ पास, तो यह लोहे का बना बड़ा कक्ष होता है। लोहे का बना क्या होता है, बड़ा कक्ष होता है, जिसमें लोहे की बनी कई पाइप या नल होते हैं। जिसमें लोहे की बनी कई, मैंने तो इतना ही बनाया और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। लोहे की बनी कई पाइप होते हैं। इन नलों में उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बताया था मैंने, V2O5। इस नलों में उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या PT एस्बेस्टॉस भरा रहता है। दोनों में से एक को लिखना, ठीक है ना। लोहे के नल को गर्म कर, ये जो लोहे का नल है उसको क्या कर देते हैं, गर्म। हीटर क्या हो सकता है भाई, बर्नर से गर्म करे या किसी भी चीज़ से गर्म करे। एक्चुअली में तली से गर्म किया था, ये भी याद रखेगा, है ना। नल तो गर्म होगा ही होगा, तली से गर्म करते हैं। अगर इस हीटर का यूज़ करते हैं हम लोग तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ से जाने वाला जो यहाँ से जाएगा तो ठीक है, गर्म रहेगा, ठंड। लेकिन यहाँ से अगर कोई गैस चला जाता है फटाक से तो वो ठंडा रहेगा ना, समझ रहा है बात मेरी। यहाँ से जो गैस जाएगा वो ठंडा रहेगा ना, तो उसी को गर्म करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्लियर है, ओके। तो इस नलों में उत्प्रेरक बेनेडिक्स पेंटाऑक्साइड या PT एस्बेस्टॉस भरा रहता है। लोहे के नल को गर्म कर, लोहे के जो नल है उसको गर्म कर ताप 450 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इसका यहाँ का जो ताप है कितना, 450 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। क्लियर है। अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो इधर के आधार पर हम लोग जल का, शीतला का, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं इसको टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए, है ना। परीक्षण बॉक्स से शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड, अब यहाँ से जा रहा है शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड। तो परीक्षण बॉक्स से शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड और हवा का मिश्रण, मतलब SO2 और क्या है, O2। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SO2 और क्या है, O2, है ना। तो परीक्षण बॉक्स से शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड और हवा का मिश्रण इन नलों में प्रवेश करता है। इन नलों में क्या करता है, प्रवेश करता है। देखो यहाँ से मैं लिख देता हूँ ऐसे, यहाँ से क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये केवल नली है ना, नली में इधर उधर जाते रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ये नली से ऐसे यहाँ चला जाता है, इस नली में चला जाता है ऐसे, नली जाने का फिर वापस ऐसे भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। और यहाँ से जाएगा ऐसे, समझ आ रहा है। ये नली में जाएगा, नली से फिर ऐसे वापस आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ठीक है। मतलब पूरा इस कक्ष में एकदम पूरा फाइनली क्रिया होने लगती है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि परीक्षण बॉक्स से शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड और हवा का मिश्रण इन नलों में प्रवेश करता है। इन्हें सभी नलों में क्या करता है, प्रवेश करता है, जिससे गैस गर्म हो जाती है। अब यहाँ से ठंडा गैस गया, वो क्या हो गया, गर्म हो गया। वह नल ठंडा हो जाता है। नल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि नल को गर्म किया गया था, ठीक है ना, बर्नर के सहायता से। और जिससे गैस गर्म हो जाती है, वह नल ठंडा हो जाता है। गर्म गैसों का मिश्रण
SO2 और O2 इसी को बोलते हैं गर्म गैसों का मिश्रण। ठीक है, गर्म गैसों का मिश्रण उत्प्रेरक की उपस्थिति में मिलकर, कौन से उत्प्रेरक, मैंने बताया था आपको, वेनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में मिलकर SO3 बनाती है। क्या बनाती है? SO3। और इसी SO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्लियर है? तो अब बन गया SO3। क्लियर हो गया? अब कैसे हुआ होगा इसको मैं थोड़ा तरीका बताता हूँ, देखिए ध्यान से। ये गया यहाँ से, है ना, इधर से ये गर्म होते हैं, या तो यहाँ से ठंडा जाता है, तो ये ऐसे होते हुए जाता है। और ये क्या है? ये क्या है? ये लोहे के छोटे छोटे नल हैं, यहाँ से होते हुए जाएगा, यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये यहाँ से चला जाए, यहाँ चला जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर वापस आ जाएगा, है ना, लेकिन तो जाएगा ही जाएगा ना। ये यहाँ से इधर भी जा सकता है कि नहीं? ये यहाँ से इधर करके इधर भी जा सकता है ना। कौन जा रहा है भाई? SO2 प्लस O2, SO2 प्लस O2, SO2 प्लस O2। ठीक है, और बीच बीच में कौन है हमारे पास? कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट। ये अंदर में कैटलिस्ट, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पास रखो, है ना। अब इन पूरा में क्रिया होता है और यहाँ जो प्राप्त होगा वो क्या बनेगा अपने पास? SO3। क्या प्राप्त होगा? SO3। क्लियर हो गया? SO3 हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, ये तीसरा है संपर्क कक्ष, है ना। तो पहला सल्फर बर्नर, दूसरा है शुद्धिकारक इकाई, तीसरा है संपर्क कक्षा। और शुद्धिकारक इकाई में मैंने बहुत सारे और पॉइंट बताए। ठीक है, तो संपर्क कक्ष ये हो गया। ठीक है, अब लास्ट आता है आपका अवशोषक स्तंभ। तो ये संपर्क कक्ष से अब जो हमारे पास SO3 बना है, जो SO3 है वो चला जाएगा कहाँ? इस स्तंभ में जाएगा। ठीक है, तो इस स्तंभ में भी हमारे पास ऐसे कुछ सिचुएशन बना देते हैं, है ना। और ऊपर से क्या इसमें क्या बरसेगा मैं बताऊंगा, है ना। ठीक है, इसको ही पूरा ऐसे बनाना, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पॉइंट में लास्ट में चलते हैं। अवशोषक स्तंभ, यहाँ पर जगह के कारण मुझे बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है ये, है ना। चलो, अवशोषक स्तंभ यहाँ क्या होता है? अब SO3 बन गया ना। क्या बन गया? SO3 बन गया अपने पास। कहाँ से बना वो समझ आया आपको? जो कि यहाँ से बनाया था मैंने। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है SO3 बनाया था मैंने। ठीक है, यहाँ पर SO2 था, SO2 और किसका मिश्रण? O2 का मिश्रण था ना। किसकी उपस्थिति में? V2O5 की उपस्थिति में। तो क्या हुआ था? ये बना था SO3। ठीक है, और उष्मा ही बताया था मैंने, उष्मा यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, इसको हम लोग मेंटेनेंस कर देना भाई। 3 दूनी 6, 2 हो गया, इधर हो गया 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, इधर हो गया। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, जो मैंने आपको शुरू में बता रखी थी। शुरू में जो हम लोग पॉइंट पढ़ रहे थे ना, वहाँ पर आपको सिद्धांत में आपको बता रखा था मैंने कि कैसा होता है करके। ठीक है, ओके। और हमारा जो उष्मा प्राप्त होती है, ठीक है, उष्मा 6 है ना हमारे पास, तो कितना बताया था मैंने? 196 kJ। ओके, हाँ, ये इतना लिख लेना, या लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने? 2 दूनी 4, 4 2 6, इधर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। ठीक है, ये कंप्लीट। ठीक है, सीधा हाँ ना, हम लोग पॉइंट चलते हैं अवशोषक स्तंभ में। अवशोषक स्तंभ क्या है? ये वाला जो पॉइंट लास्ट बनी हुई SO3 को, यहाँ से SO3 बनाना, SO3, तो बनी हुई SO3 को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के फुहारे लगे कक्ष में भेजा जाता है। तो यहाँ पर फिर क्या है हमारे पास? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, कॉन्सनट्रेटिव H2SO4। यहाँ पर भी जो बताया था मैं, फुहारा लिख लेगा, किसका लिख लेगा? H2SO4 का। तो बनी हुई SO3 को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के फुहारे लगे कक्ष में भेजा जाता है। H2SO4 सल्फर ट्राईऑक्साइड को सोख कर, H2SO4 है वहाँ, सल्फर ट्राईऑक्साइड को सोख कर या शोषित कर सधूम गंधक अम्ल बनाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओलियम। क्या बनाते हैं? ओलियम। मतलब यहाँ से जो प्राप्त होगा वो क्या है? ओलियम है बाबा, हाँ, ओलियम। तो अब सधूम अम्ल में पानी मिलाने से
H2SO4 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर H2SO4 का यूज़ कर रहे हैं, पैसा बनाने के लिए पैसा का यूज़ करते हैं, बताया था मैंने। तो H2SO4 का यूज़ करते हैं और इधर क्या रहा है SO3। तो SO3 और H2SO4 जब क्रिया करती है तब बन जाता है ओलियम। क्या बनता है? ओलियम। मतलब सीधी सी बात ये है कि हमारे पास क्या है? SO3 है। क्या है? SO3। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ SO3, SO3, ठीक है। और किसके साथ क्रिया हुआ है? H2SO4 इसके साथ क्रिया हुआ है ना। और इनके साथ क्रिया करवा देते हैं तो क्या बनता है? H2S2O7। इसको बोलते हैं ओलियम। क्या बोल देते हैं? ओलियम। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। अब सधुम अम्ल में पानी मिलाने से, अभी सधुम अम्ल मतलब ओलियम, ओलियम है क्या अपने पास है? H2S2O7 में हम लोग मिला देते हैं पानी। क्या मिला देते हैं? पानी। तब क्या बनेगा? तब ये बन जाएगा क्या? H2SO4। ये हमारा जो उत्पाद है उसका मेन, ठीक है। तो ये कैसे बने भाई? ये H2SO4 तो पहले से है, तो है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी 2 अणु बनते हैं, याद रखिएगा। इसमें मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 3 है, इधर 4 है, 4 3 कितना हो गया? 7। सल्फर कितना है? 1, इधर सल्फर 1, कुल मिला 2। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। ये ओलियम है, ठीक है। ओलियम को हम लोग H2O से क्रिया करवाएं तो क्या प्राप्त हुआ? H2S2O7 प्लस H2O। तो हाइड्रोजन कितना है? 2 दूनी 4, तो 4 हाइड्रोजन इधर देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन हो गया। सल्फर कितना है? 2 है। सल्फर इधर से देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 7 और ये कितना है? 8। तो इधर ऑक्सीजन को देखेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 कंप्लीट। तो ये जो प्राप्त हुआ है अपने कहा है H2SO4 है। यही क्या है? आपका संपर्क विधि है, कंप्लीट।